जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष 2024 कैसे रहने वाला है वार्षिक फल के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, 4 ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु। बाकी जो और ग्रह हैं इनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या मानते हैं, देवगुरु को मध्य नजर मानते हुए सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए देखें कि देवगुरु बृहस्पति के हिसाब से इनके लिए यह वर्ष कैसे रहने वाला है। और इन 4 ग्रहों को लेने का मेरा यह तात्पर्य था कि दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति तो 12.5 महीने किसी भी राशि में गोचर करता है। उसके बाद शनि 2.5 साल और राहु और केतु का 18 महीने का इनका क्या होता है, राशि गोचर होता है। तो राशि गोचर यानी कि इनके प्रभाव से विशेष रूप से जो भी फल फलित होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राशि वाले के लिए, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है ये 4 ग्रह। इसलिए इन्हीं को मध्य नजर में, और बाकी जो 21 दिन या 24 दिन या 45 दिन जो ग्रह रहने वाले हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी उनके बारे में भी अवश्य बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और भाग्य स्थान में बैठने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, यह धर्म का भी है, तीर्थ का भी है, और साथ ही साथ यह क्या है, शिक्षा का भाव भी है। तो जब देवगुरु बृहस्पति और वह भी मंगल की राशि में बैठे हुए हों, तो ये मान लीजिए कि अवश्य ही आपका यह भाग्योदय का समय भी रहेगा और धर्म तीर्थ इत्यादि में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, यह विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर इस समय आप कुछ उच्च शिक्षा इत्यादि के लिए सोच रहे हैं, तो उच्च शिक्षा इत्यादि में अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। मगर यह जो मैंने राशिफल बताया दोस्तों, यह है सिर्फ 30 अप्रैल तक गुरु के दृष्टिकोण से, क्योंकि 30 अप्रैल यानी 1 मई को देवगुरु बृहस्पति दोस्तों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन का ये तात्पर्य हुआ कि मेष राशि को छोड़ के यह वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब जब ये वृष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए वृष राशि यानी 10म भाव, और 10म भाव का ये तात्पर्य है कि पिता का घर भी है, साथ ही साथ यह कारोबार का भी है, अधिकार का भी है और पद प्रतिष्ठा का भी है। तो जब आप ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति जब आपके 10म भाव में बैठेंगे, यानी पिता के घर में बैठेंगे, तो गुरु भी पिता तुल्य ही होता है, ये समझ लीजिए। और जब देवगुरु बृहस्पति पिता के घर में बैठेंगे, तो अवश्य ही यह आपके कारोबार में भी आपको सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ पद प्रतिष्ठा का भी सपोर्ट करेंगे। कारोबार इत्यादि हर एक चीज में यह आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। और जो व्यक्ति जॉब इत्यादि करते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है। और एक चीज इसमें दोस्तों और है कि अगर काफी समय से आप जॉब के लिए परेशान थे, इस समय का प्रयास यानी कि 2024 आपके लिए है, यह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जनवरी से और दिसंबर के मध्य में देवगुरु बृहस्पति के अनुसार। उसके बाद ये मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की 5म दृष्टि कहां पड़ रही है, आपके धन धान्य के स्थान पे। धन धान्य के स्थान पर जब इनकी 5म दृष्टि पड़ रही है, तो अवश्य ही धन धान्य में भी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ यह पूरा वर्ष आपका क्या है, अपने कुटुंब इत्यादि के साथ में, अपने परिवार के साथ में बीतने वाला है। पुनः 7म दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके माता के भाव में, और माता का भाव भी है। साथ ही साथ दोस्तों, यह सुख का भाव भी है, भूमि भवन अचल संपत्ति का भाव भी है, और वाहन सुख इत्यादि का भाव भी है। यानी कि भवन निर्माण इत्यादि के लिए आपका यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी इत्यादि में कुछ इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका यह वर्ष क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की पुनः 9वीं दृष्टि देखें तो उनकी कहां पड़ रही है, आपके शत्रु भाव में पड़ रही है। शत्रु भाव में पढ़ने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि यह मुकदमा इत्यादि का भी है, रोग ऋण का भी है, और साथ ही साथ यह चिंता का घर भी है।
यहाँ पर जब इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी तो यह क्या है कि मुकदमा इत्यादि यानी कोई केस इत्यादि आपके जीवन में चल रहा है, यानी कि किसी प्रकार से भूमि भवन का कोई विवाद आपके जीवन में चल रहा है तो वह भी सुलझेगा। मगर दोस्तों आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं भी आप, कई बार क्या होता है कि जब हमारी इनकम इत्यादि अच्छी हो रही होती है, हर एक कार्य हमारा अच्छा बनना होता है, मगर उसमें भी क्या होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारी कमाई हो रही है उसी के अनुसार में क्या करनी चाहिए, खर्चे भी करने चाहिए, क्योंकि यह ऋण भाव भी है। और ऋण भाव पर जब नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि फिर हमारे ऊपर कुछ न कुछ कर्जा चढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी आपने। आप कोई भी कार्य करो दोस्तों, प्रॉपर्टी से संबंधित कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं 150 गज लेना चाहता हूं या मैं इतना ही ले सकता हूं अपने जॉब के अनुसार या अपने कारोबार के अनुसार, तो मुझे इतना ही ले लेना चाहिए। और अगर कहीं पर यह लगता है कि नहीं मेरी जॉब इत्यादि बढ़िया है, मेरा काम धंधा बढ़िया है, मैं वहां पर 1000 गज भी लेना चाहूं तो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो ये हर एक चीज एक व्यक्ति के उस पे भी होती है, उसकी जॉब पे भी होती है, उसके कारोबार इत्यादि पे भी होता है कि उसको किस प्रकार से जो भूमि भवन का है या जो वाहन सुख इत्यादि का है वह किस प्रकार से उसे रखना चाहिए। और अगर वह अपने नियंत्रण में रहता है दोस्तों, कहते हैं कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, तो उसका यही तात्पर्य होता है कि जितनी हमारी कैपेसिटी होती है अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो हमें जीवन में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। मगर उससे अगर हम ऊपर जाने की सोचेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है यह आपके ऊपर कर्जा भी चढ़ा देगी, यानी ऋण भी चढ़ा देगा। तो इस बात को आपको विशेष रूप से थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शनि बैठने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या बैठे हुए हैं, आपके जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं, विवाह के भाव में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ यह दैनिक व्यवसाय का है, यानी कि आप जो भी रोजमर्रा इत्यादि का कार्य करते हैं, दैनिक व्यवसाय जो करते हैं और कार्य क्षेत्र के हिसाब से जो भी आप जॉब इत्यादि करते हैं उसके लिए 100% शनि जो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं यह अच्छे योग कारक होंगे। यानी कि यह समय पूरा वर्ष आपका इन चीजों के लिए अच्छा रहने वाला है। मगर दोस्तों यहाँ बैठे हुए हैं किसके भाव में, जीवन साथी के भाव में बैठे हुए हैं। तो जीवन साथी के साथ में एक अच्छा तारतम्य बैठा कर रखना है। अगर किसी भी प्रकार से दोस्तों आपकी शादी विवाह इत्यादि नहीं हुआ, तो अगर सगाई इत्यादि हुई है या कहीं आप कोई रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए, तो वहां पर भी जाओ तो वहां पर भी क्या करो, एक संयम से रहो, ताकि मतलब किसी प्रकार से भी आने वाले समय के लिए वह कोई बाधा कारक न बने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, उस समय हम क्या कर देते हैं, ये सारी चीजें बिगाड़ देते हैं एक अहम भाव में आकर। तो ऐसा अहम भाव आपको प्रकट नहीं करना, और जीवन साथी के साथ भी आपको एक अच्छा सामंजस्य बनाकर रखना है। तो अगर हम ओवरऑल शनि के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या करना है, जीवन साथी के साथ में एक अच्छा तारतम्य बनाकर रखना है। उसके बाद पुनः हम आते हैं राहु। तो राहु बैठे हुए आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव दोस्तों यह जीवन का भाव होता है, आयु का भाव होता है, और साथ ही साथ यह क्या होता है, विदेश गमन का भी होता है। आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक परिवर्तन के योग हमारे क्या बनते हैं, अष्टम भाव से बनते हैं। तो जब सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में इस प्रकार से राहु बैठा हुआ हो तो अवश्य ही यह आकस्मिक धन लाभ भी करेगा और आकस्मिक परिवर्तन के योग भी बनाएगा। मगर एक चीज से लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और वह क्या है, दुर्घटनाओं से। किसी भी प्रकार से आप ये सोच लीजिए कि वाहन इत्यादि आप चलाते हैं तो इन चीजों में विशेष रूप से आप ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यह दुर्घटनाओं से संबंधित क्षेत्र भी है। और जब यहाँ पर राहु बैठा हुआ तो कुछ इस प्रकार से अवश्य कर सकता है, मगर यह क्षेत्र राहु का तब भी अच्छा रहने वाला है। किस चीज के लिए, आकस्मिक लाभ के लिए और आकस्मिक विदेश गमन इत्यादि की यात्राओं के लिए। यानी कि ये मान लीजिए कि ओवरऑल राहु भी यहाँ पर अच्छा बैठा हुआ है।
थोड़ा दुर्घटनाओं का जो थोड़ा सा डर है, तो दोस्तों उसमें आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी है। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। तो केतु बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव हो गया दोस्तों, या आपका नवम भाव हो गया, या एकादश भाव इत्यादि हो गया। यहाँ पर कोई भी ग्रह लगभग बैठता है तो वह अच्छा फल देता है। तो केतु के दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो यह आपके लिए क्या है कि बैंक बैलेंस इत्यादि के लिए भी सही है, धन धान्य के लिए भी सही है। और मैंने आपको पहले ये बताया कि देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर क्या है, पंचम दृष्टि पड़ रही है। पंचम दृष्टि का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, क्योंकि एक कुटुंब का क्षेत्र है, तो जब देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर पंचम दृष्टि पड़ रही है और केतु यहाँ स्वयं में बैठा हुआ है, तो यह क्या करता है कि जब परिवार के साथ में आप कई बार रहते हैं दोस्तों, तो उसमें भी क्या है कि आपसी सामंजस्य हमेशा बनाकर रखना चाहिए, आपसी तालमेल बनाकर रखना चाहिए। परिवार के साथ में रहने का ये मतलब नहीं होता कि परिवार के साथ में तो हम रहते हैं मगर हर दिन वाद विवाद होते रहते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये है कि जो सेपरेट जो फैमिलियां रहती हैं वैसे ही अच्छा जीवन व्यतीत होता है। तो कहने का तात्पर्य कि आपको अपने परिवार के साथ में ही रहना है, मगर किसी प्रकार से आपसी तालमेल बनाकर रखना है, ताकि जो कुटुंब के साथ में, परिवार के साथ में जो आपका यह योग बन रहा है इस वर्ष का, यह आपके लिए अच्छा व्यतीत हो और आपके लिए लाभप्रद भी रहे। तो ओवरऑल इन 4 ग्रहों के दृष्टिकोण से दोस्तों आपके लिए यह समय ऐसा रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं भगवान सूर्य नारायण की। तो भगवान सूर्य नारायण दोस्तों 14 अप्रैल से और 13 मई के मध्य अपनी उच्च राशि यानी मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में जब गोचर यह करेंगे तो ये समझ लीजिए भाग्य स्थान में जब यह रहेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और धर्म तीर्थ इत्यादि में वृद्धि करेंगे। उसके साथ साथ में दोस्तों गुरुओं के प्रति आपकी आस्था बनेगी, और गुरुओं के प्रति जब आस्था बनेगी तो आपके शिक्षा के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः 16 अगस्त से और 16 सितंबर के मध्य का जो समय है दोस्तों, यह क्या आएंगे अपनी स्वयं की राशि, यानी बात जब सिंह राशि की हो रही हो तो सिंह राशि में ही यह प्रवेश करेंगे। और सिंह राशि में प्रवेश करने का ये तात्पर्य है मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा आपको अवश्य प्रदान होगी, और साथ ही साथ स्वयं के शरीर के लिए भी, आपके स्वयं के लिए भी आपका यह अच्छा रहने वाला है। बल मस्तिष्क स्वभाव इत्यादि के लिए आपका यह अच्छा रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आते हैं 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के मध्य भगवान सूर्य नारायण क्या है, तुला राशि में विराजमान होंगे। तुला राशि में विराजमान होने का ये तात्पर्य है कि यह जो राशि है इनकी, यह क्या है, नीच राशि है। नीच राशि में जब यह विराजमान होंगे तो अवश्य ही यह थोड़ा क्या है, छोटे भाई बहनों के साथ में हमारा जो आपसी तालमेल है उसमें भी कुछ थोड़ा सा विरोधाभास कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा पराक्रम इत्यादि में भी यह क्या कर सकते हैं, ढिलाई कर सकते हैं। यानी कि यह समय थोड़ा सा आपके लिए सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद पुनः दोस्तों भूमिपुत्र मंगल के उसमें आते हैं, तो यह 45 दिन के अंतराल में दोस्तों राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र क्या हैं, यह भगवान सूर्य नारायण के एक घर आगे एक घर पीछे या सूर्य नारायण के साथ में ही क्या करते हैं, ग्रह गोचर करते हैं, क्योंकि 21 और 26 दिन के अंतराल में यह क्या कर देते हैं, राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो कुल मिला के अगर दोस्तों देखा जाए तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए नव वर्ष यानी 2024 का जो पूरा साल है यह अच्छा रहने वाला है। जहां पर आपको उपाय इत्यादि बताया है वहां पर आपको वो सारी चीजें करनी है। उसके बाद दोस्तों हम हर महीने का मासिक फल भी बताते हैं, तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर मंथ का क्या मिल जाए, जो भी हम मासिक इत्यादि फल बताते हैं या कई बार और ग्रहों के बारे में भी कुछ बताते हैं, वह सारी जानकारी आप तक पहुंचे। और ये तो वार्षिक के हिसाब से था, ग्रह गोचर के अनुसार था दोस्तों। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी कुंडली का विधिवत तरीके से विश्लेषण इत्यादि करवाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट अवश्य करें, और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।